Hello dear student, welcome you all again in this lecture video. I am Pratibha Bhagat, your course teacher of Diseases of Field and Horticultural Crops and Their Management Part 1. In previous lecture we had already completed diseases of bajra and today we will start diseases of sorghum. So first we will start from the anthracnose. So let's start. So anthracnose is caused by fungus and this disease is very common where the crop is growing. So जैसे कि ये डिसीज़ वाइड स्प्रेड है और बहुत ही प्रिवलेंट है. जितने भी सॉर्गम ग्रोइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे ये डिसीज़ बहुत ही कॉमन है, हमें बहुत ही ईजिली देखने को मिलता है. और इंडिया में एंथ्रेक्नोज आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एंड दिल्ली में बहुत ही सीवियर रूप से देखने को मिलता है. साथ इन स्टेट्स के अलावा भी जहाँ जहाँ पे भी सॉर्गम की कल्टीवेशन की जाती है वहाँ पे भी यह डिसीज़ देखने को मिलता है, लेकिन इन स्टेट्स में स्पेशली यह डिसीज़ बहुत ही सीवियर कंडीशन रहता है. सो सिम्टम्स देखते हैं. सो जैसा कि यह फंगस, ये जो पैथोजन है, इसके जो सिम्टम्स है वह लीफ के दोनों सरफेस में देखने को मिलते हैं, आपके लोअर सरफेस पे भी और आपके ऊपर के सरफेस पे भी. जो डिसीज़ का सिम्टम्स होता है वो स्मॉल रेड कलर के लीजन से बनना स्टार्ट होता है और यह धीरे धीरे जो स्पॉट्स होते हैं वह साइज़ में बढ़ने लगते हैं जैसे जैसे डिसीज़ डेवलप होने लगता है. सो जो ये रेड लीजन होता है यानी कि जो स्पॉट होता है, इसके सेंटर पे वाइट कलर स्पॉट किया जाता है, यानी कि वाइट कलर अपीयर होता है और जो कि रेड कलर, पर्पल और ब्राउन कलर के मार्जिन से कवर रहता है. मतलब उसके सर्कल पे यह रेड, पर्पल और ब्राउन कलर का मार्जिन बना रहता है. सो नेक्स्ट सिम्टम्स जो है, बहुत सारे आपको ब्लैक डॉट्स भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे लीजन का जो वाइट सरफेस होता है वहाँ पे आपको स्मॉल ब्लैक डॉट्स देखने को मिलते हैं जो कि फंगस की फ्रूटिंग बॉडी होती है, जिसे हम एसरवुली कहते हैं. यानी कि जहाँ पे जो सेंटर के पोर्शन में जो वाइट सरफेस पे आपका वाइट सरफेस बन रहा था, वहीं पे आपके बहुत सारे ब्लैक डॉट्स देखने को मिल रहे हैं. और ये ब्लैक डॉट्स क्या हैं? आपकी एसरवुली है, जो कि फंगस की फ्रूटिंग बॉडी होती है. और आपने एसरवुली के बारे में फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के कोर्स में, कि एसरवुली क्या होता है. सो ये जो स्पॉट्स होते हैं यानी कि ये जो लीजन्स होते हैं, आपस में जैसे जैसे डिसीज़ डेवलप करने लगता है तो इनका साइज़ भी बढ़ने लगता है और आपस में ये कोलैज हो जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं और लीफ का बहुत ही लार्ज जो पोर्शन होता है उसे किल कर देते हैं. इसके अलावा जो मिडरिप का रीजन होता है वहाँ पे भी एसरवुली फॉर्म होता है. साथ ही साथ स्टॉक और इन्फ्लोरेशंस में भी इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जो कि सर्कुलर कैंकर्स के रूप में उनका कैरेक्टराइज सिम्टम्स देखने को हमें मिलता है. ये तो था आपका एंथ्रेक्नोज लीफ स्पॉट. अब हम देखते हैं स्टॉक रॉट कैसे होता है. जो स्टेम ये तो आपके लीफ वाले पोर्शन को अफेक्ट कर रहा है. तो स्टेम में क्या होता है, स्टेम के पोर्शन को जब हम बीच से दो स्प्लिट करके देखते हैं, यानी कि स्टेम को अगर हम बीच दो टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो जो पूरा हम बहुत इजीली उसमें डिस्कलरेशन देख सकते हैं. यह डिस्कलरेशन स्टार्टिंग में रेड कलर का होता है जो धीरे धीरे कन्वर्ट होके उसका ब्राउन टू ब्लैक कलर में होने लगता है. सो इस तरह से ये बहुत ही लार्ज एरिया स्टेम का कवर कर लेता है और यह मोस्टली आपका स्टेम जो होता है वह पूरा इस तरह के डिस्कलरेशन से कवर हो जाता है. और इसमें भी जो स्टेम है धीरे धीरे ड्राई होने लगता है. ड्राई होने से क्या होता है, जो ग्रेन होता है वो भी अच्छी तरह से फॉर्मेशन नहीं हो पाता और उसमें फ्लावरिंग भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती. तो इस तरह से ये ग्रेन को इफ़ेक्ट करता है. नेक्स्ट देखते हैं इमेज देखते हैं हम सिम्टम्स के, कि जो फर्स्ट इमेज आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह का सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहा है. रेड कलर के सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं. और उसके बाद हम जो सबसे नीचे वाला इमेज है जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो रेड कलर के बीच में एक वाइटिश कलर अपीयर होता है और वाइटिश कलर के में बहुत सारे ब्लैक कलर के डॉट्स फॉर्म होते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियर आपको दिख रहा होगा
कि एक वाइट कलर का सरफेस है, इस वाइट कलर के सरफेस पे बहुत सारे छोटे 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 आपको ब्लैक डॉट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यही आपकी एसरवुली यानी कि जो फ्रूटिंग बॉडी होती है। इसके अलावा जो ऊपर में आप इमेज देख सकते हैं स्टॉक का, स्टॉक में देख सकते हैं कि किस तरह से उसको बीच से स्प्लिट करने पे डिस्कलरेशन अपने को देखने को मिलता है। यही डिस्कलरेशन धीरे धीरे प्लांट को पार्शली ड्राई कर देते हैं। तो ये था सिम्टम्स, जो कि अगर सिम्टम्स में आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इटियोलॉजी। सो जो इटियोलॉजी होती है, जैसे कि ये डोमेन है, यूकैरियोटा है, यूकैरियोटा ग्रुप में आता है। इसके अलावा यह फंजाई है ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने पहले बताया कि यह एक फंगस है, तो एक किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है। सो जो इसका फाइलम होता है वह होता है एस्कोमाइकोटा, सब फाइलम होता है पिजिजोमाइकोटिना, क्लास है इसका सॉर्डेरियोमाइसिटीज एंड सब क्लास है इसका सॉर्डेरियोमाइसिटिडी, फैमिली है इसकी ग्लोमेरुलेसी, जीनस है ग्लोमेरेला एंड स्पीसीज है ग्रामिनिकोला। ये था इसका टैक्सोनॉमिकल ट्री। वैसे ये टैक्सोनॉमिकल ट्री एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, बहुत ही कम है जो ऐसा पूछा जाए, लेकिन फिर भी हमें कौन सा फंगस किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, किस फाइलम का है, ये हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये एस्कोमाइसिटीज़ फंगस है या फिर ये बैसिडियोमाइसिटीज़ फंगस है और ऊमाइसिटीज़ है, ये हमें पता होना चाहिए। इसी क्योंकि अगर हमें उनका फाइलम पता होता है तो हम उन्हें बहुत ही ईजिली पता लगा सकते हैं कि हाँ उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा और हम किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं जो इसमें क्या बनता है, जैसे मैंने पहले बताया था एसरवुली बनती है। जो इसका माइसीलम होता है वह क्या होता है, लोकलाइज्ड स्पॉट किया जाता है, जबकि जो एसरवुली होती है वो लॉन्ग डार्क सिटी उसमें बनते हैं एपिडर्मिस के थ्रू। ये जो आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर की एसरवुली है, लंबा, इसमें जो लंबी सी सिटी बनी हुई है इसी को बोलते हैं हम सिटी, और ये नीचे का ये पूरा स्ट्रक्चर ही एसरवुली है। एसरवुली में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये नीचे से राउंड और ऊपर एकदम शार्प होता है और ऊपर की तरफ पॉइंटेड होता है। और ये जो एसरवुली कहाँ बनता है, ये एपिडर्मिस के थ्रू निकलता है, और इसमें एक लॉन्ग डार्क, जिसे ये हो गया, ये लॉन्ग डार्क सिटीज़ इसमें प्रोड्यूस होती हैं। ये था एसरवुली। एसरवुली के साथ साथ इसमें कोनिडिया भी प्रोड्यूस होता है। जो कोनिडियोफोर होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं और कलरलेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाईलाइन क्या होता है, जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये इसी को हम कहते हैं हाईलाइन। इसमें कोई कलर नहीं, केवल आप इसको केवल आप इसका आउटर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हाईलाइन क्या होता है, यही होता है हाईलाइन। यहाँ पे कोई हमें फंगस की कोई कलर नहीं दिख रही है, लेकिन उसका हमें फिर भी आउटलाइन बहुत ईजिली समझ आ रहा है। जो कोनिडिया होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, इसमें भी इसका कोनिडियोफोर भी शॉर्ट है और इसके कोनिडिया भी शॉर्ट होते हैं, हाईलाइन होते हैं, यह भी सिंगल सेल्ड होते हैं, और जिनका जो शेप होता है वो या तो वैक्यूलेट होता है या तो फैकल्टेट होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यह एक नॉन सेप्टेट स्पोर है, यानी कि इसके कोनिडिया 4 एंड कोनिडिया दोनों ही क्या होते हैं, एसेप्टेड होते हैं, जिसमें कोई भी सेप्टेशन नहीं पाया जाता। तो ये था आपका एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में आपने देखा कि एसरवुली कैसा होता है और कोनिडिया कैसा होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका डिसीज साइकिल। जो डिसीज साइकिल होता है वो मोस्टली यह जो फंगस है वह इसका बहुत ही वाइड रेंज होस्ट रहते हैं, यानी कि यह केवल सॉर्गम को तो इन्फेक्ट करता ही करता है, लेकिन साथ में यह जॉनसन ग्रास, सुडान ग्रास, मेज, बार्ले और वीट को भी इन्फेक्ट करता है। और इसका जो सीड है वह भी प्लांट डेब्रिस में जो पैथोजन है वह सीड के साथ साथ वह इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस में भी सर्वाइव कर सकता है। तो इस तरह से ये अपने लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रखता है। जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो मोस्टली कोनिडिया के द्वारा होता है, और ये कोनिडिया या तो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस में प्रेजेंट होने से इन्फेक्शन हो सकते हैं या फिर इन्फेक्टेड सीड से, यानी कि यह तो सीड बॉर्न भी है और सॉइल बॉर्न भी है। तो बहुत ही इजी है, जहाँ प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, कोनिडिया के थ्रू हो रहा है, या कोनिडिया या तो इन्फेक्टेड सीड में होंगे
यानी कि सीड में प्रेजेंट होंगे या फिर प्लांट डेब्रिस में। और ये प्लांट डेब्रिस कैसे में प्रेजेंट कैसे रहते हैं, अगर प्रीवियस क्रॉप में हमने कोई भी इसका होस्ट क्रॉप लगाया और उसमें ये डिसीज़ ऑलरेडी होगी, हो सकता है वो सॉर्गम हो, मेज हो, बार्ले हो, तो अगर वो ऑलरेडी उस प्लांट में है और जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं या उस प्लांट को रिमूव करते हैं तो वो हो सकता है कि प्लांट का कुछ पार्ट सॉइल में जाके मिल जाए और वो सॉइल में अपने आप को वाइबल रखे रहे। तो इस तरह से वो प्लांट डेब्रिस में प्रेजेंट रहता है और सीड को इन्फेक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि ये डिसीज़ स्प्रेड कैसे होती है। जो डिसीज़ स्प्रेड होती है वो मोस्टली एयरन बॉर्न कोनिडिया के कारण होती है, यानी कि जो इसका सेकेंडरी स्प्रेड है वो एयरन बॉर्न कोनिडिया के कारण होता है और यह मोस्टली एसरवुली के थ्रू होती है। अगर एसरवुली जो होता है एयर के कॉन्ट्रैक्ट में आने से एयर के साथ ट्रैवल करके अन्य हेल्दी प्लांट्स को भी डैमेज कर सकती है, यानी कि उन्हें इन्फेक्ट कर सकती है। इस तरह से वह जो फर्स्ट इन्फेक्टेड प्लांट है उसके साथ साथ भी अपने आसपास के भी हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकती है। ये था आपका डिसीज़ साइकिल। अब डिसीज़ साइकिल को हम इमेज में देखते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें उसका फेवरेबल कंडीशन के साथ साथ उसका साइकिल किस तरह से कंटिन्यू, जैसे कि फर्स्ट में है कि आपको इन्फेक्टेड प्लांट देख रहा है, फिर जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसका फंगस क्या है, ओवर विंटर कर रहा है प्लांट डेब्रिस में। प्लांट डेब्रिस में जो स्पोर ऑलरेडी प्रेजेंट है यानी कि जो कोनिडिया है वह क्या करेगा, जैसे ही नेक्स्ट सीजन में हम कोई क्रॉप बोते हैं, क्रॉप यानी कि सोइंग करते हैं सॉर्गम की, तो जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगा यानी कि विंड एंड रेन स्पोर को प्लांट की तरफ मूव कर देंगे और फेवरेबल कंडीशन डेवलप कर देंगे, तो धीरे से वो प्लांट को इन्फेक्ट कर देगा और इन्फेक्टेड प्लांट में लीजन डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। ये देख सकते हैं जैसे लीजन स्टार्ट होगा वैसे वो फिर क्या करेगा, स्पोर प्रोडक्शन लीजन बनाना स्टार्ट करेगा, यानी कि ये एसरवुली बनाना वो स्टार्ट कर देता है। फिर से एसरवुली अगर इसी क्रॉप पीरियड के टाइम में अगर हमें विंड और रेन का कंडीशन आता है तो वो क्या करेंगे, वो एसरवुली को बहुत ईजिली अपने साथ ट्रैवल करके किसी हेल्दी प्लांट में जाके इन्फेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से वो अपना कंटिन्यूसली हर साल में अपना डिसीज़ साइकिल को क्या करता है, वो कंटिन्यू करता रहता है। तो ये था आपका डिसीज साइकिल। अब हम देखते हैं फेवरेबल कंडीशन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसका जो फेवरेबल कंडीशन है वह एक तो कंटिन्यूअस रेन, जैसे कि इसमें आप इमेज में देख सकते हैं कि विंड रेन, स्पेशली जो फेवरेबल कंडीशन है वो विंड और रेन है, यानी कि जब क्रॉप का टाइमिंग है उस समय विंड का बहुत तेज़ी गति से चलना या फिर कंटिन्यूसली रेन होना। रेन से क्या होगा, पानी के साथ जो एसरवुली हैं वो पानी के साथ, पानी के बूंदों के साथ वह मतलब पानी ट्रैवल कर लेंगे, या तो वो ज़मीन में जाके हाइबरनेट हो जाएंगे या फिर वो हो सकता है कि वो अन्य हेल्दी प्लांट में जाके वो पेनिट्रेशन स्टार्ट करके डिसीज़ को फिर से डिसीज़ साइकिल स्टार्ट कर दे। जो टेम्परेचर है डिसीज़ के लिए वो होता है 28 to 30 डिग्री सेल्सियस, जो इस डिसीज़ के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। और हाई ह्यूमिडिटी भी इस डिसीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, डेवलप करने में हेल्प करती है। तो ये था इसका फेवरेबल कंडीशन। अब हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट। जो इसका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि फेवरेबल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए और इसकी डिसीज साइकिल को भी ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट टैक्टिक्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, जैसे कि ये डिसीज़ क्या है, इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस के थ्रू आ रही है, तो हमें इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस को फील्ड से पूरा रिमूव करना है और उसे डिस्ट्रॉय करना है। और साथ ही साथ जो उसकी कोलेट्रल होस्ट है उसको भी फील्ड में प्रेजेंट रहने नहीं देना है, यानी कि हमें प्रॉपर फील्ड सैनिटेशन का रूल का फॉलो करना है। हमें फील्ड सैनिटेशन में किसी भी तरह के फॉरेन मटेरियल, यानी फॉरेन मटेरियल में जैसे कि आपके कोलेट्रल होस्ट हो गए और इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस हो गया, उनको पूरी तरह से फील्ड से रिमूव कर देना है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट क्रॉप, यानी कि हमें क्रॉप रोटेशन को भी फॉलो करना पड़ेगा इस तरह के फील्ड पे, क्योंकि यह फील्ड पे प्लांट डेब्रिस में भी रहता है। इसलिए हमें क्रॉप रोटेशन को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि और ऐसे क्रॉप्स के साथ करना पड़ेगा जैसे कि जो नॉन होस्ट क्रॉप हो। जैसे कि हमें एंथ्रेक्नोज को अगर हमें फील्ड में अवॉइड करना हो तो हमें मेज़, बार्ले ये सब को अपने फील्ड में नहीं सोइंग करनी है। हमें क्रॉप रोटेशन में जैसे कि हमारा एक
आइडियल क्रॉप रोटेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, सीरियल्स लगाते हैं, पल्स लगाते हैं, देन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लगाते हैं। तो इस तरह के क्रॉप्स को हमें ही क्रॉप रोटेशन में शामिल करना चाहिए जो कि डिसीज़ को एस्केप करने में हेल्प कर सकें। अगर उन्हें कंटिन्यूअसली उनका होस्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो जो पैथोजन है वो अपने आप ही मर जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्रॉप रोटेशन का फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है रेसिस्टेंट वैरायटी। रेसिस्टेंट वैरायटीज़ का भी यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डिसीज़ को फील्ड में आने से रोक सकते हैं या उसे डिसीज़ को एस्केप कर सकते हैं। सो जो रेसिस्टेंट वैरायटी है वो होते हैं SPV 162 और CSV 17। इसके अलावा टेक्सास मीलो और टिफ्ट सूडान, इस तरह के रेसिस्टेंट वैरायटी का यूज़ करके हम डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीड का ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट के लिए हम कैप्टन और थायरम का यूज़ कर सकते हैं। कैप्टन और थायरम का हमें जो अमाउंट रहेगा वह रहेगा 3 ग्राम पर kg ऑफ सीड, यानी कि 1 kg ऑफ सीड के लिए हमें 1 kg सीड में हमें 3 ग्राम कैप्टन या फिर थायरम का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें डिसीज़ को जो कि डिसीज़ को बहुत ही इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करता है। हम देखते हैं कि जितने भी फंगल डिसीज़ है मोस्टली हम उसमें कैप्टन, थायरम, कार्बेंडाजिम, इन्हीं सब फंजीसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है स्प्रे के थ्रू भी हम इस डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्प्रेइंग के लिए हम मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का यूज़ करेंगे। मैनकोजेब का जो रेट रहेगा वो रहेगा @0.25% एंड कार्बेंडाजिम रहेगा @0.1%। सो इस तरह के केमिकल्स को हम यूज़ करके, फंजीसाइड्स को यूज़ करके हम डिसीज़ को फील्ड में आने से रोक सकते हैं। इन साथ ही साथ हमें हमेशा फील्ड में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे उसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग करती रहनी चाहिए कि डिसीज़ अगर आ गई है, अगर फील्ड में डिसीज़ कोई आ गई तो हम कैसे फील्ड में क्या करेंगे, जो इन्फेक्टेड प्लांट होंगे उनको फील्ड से रिमूव कर देना है ताकि वो सेकेंडरी इन्फेक्शन ना फैला सके। तो ये डिफरेंट टैक्टिक्स का भी यूज़ करके हम डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो सीड ट्रीटमेंट है ज़रूरी नहीं कि वो कैप्टन और थायरम से ही की जाए। अगर कैप्टन और थायरम अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, गर्म पानी में उसे कुछ देर डुबो के निकाल देना चाहिए। मोस्टली जो गर्म पानी है वो आपका 50 से 52 डिग्री सेल्सियस के लिए हमें 10 मिनट में डिप करके रखना चाहिए, फिर उसे रिमूव करके उसे पूरी तरह से सोक कर लेना चाहिए, फिर उसे हम सोइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी एक बहुत ही अच्छा मेथड है डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए। बट अगर इंस्टेंट कंट्रोल करना है तो हमें थायरम और कैप्टन यूज़ कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए, और फंजीसाइड स्प्रे के लिए हमें मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कल्चरल प्रैक्टिस में आप समर डीप प्लाविंग का कर सकते हैं, और आपका फिजिकल कंट्रोल में हम आपका हैंड पुलिंग ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स और कोलेट्रल होस्ट को रिमूव कर सकते हैं। सो ये सारे ही टैक्टिक्स आपको डिसीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से आप डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और आपको डिसीज़ की जो समस्या है अपने फील्ड में कम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम स्मट ऑफ सॉर्गम के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।